हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज के टॉपिक में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंड 27 जो मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था एज एन होमवर्क। और अगर अब आप देखें तो हमने इस चैप्टर के मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि जो हमारे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो हमने फिनिश कर लिए हैं। द फर्स्ट टॉपिक वाज योर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, the second topic was accounting in the books of transferee company and the third topic was accounting for the transferor company। तो अभी फिलहाल हम लोग थर्ड टॉपिक पे हैं, बट हम लोग थर्ड टॉपिक के साथ में पुराने टॉपिक्स को भी रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उसमें आप देखें कि चाहे से वो क्वेश्चन ट्रांसफर कंपनी अकाउंटिंग का पूछा हो, बट साथ में आपसे कुछ ना कुछ एंट्रीज ट्रांसफरी कंपनी के भी यहाँ पे मांग लेते हैं या फिर बैलेंस शीट आपसे पूछ लेते हैं। तो इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि जो हमारे टॉपिक्स हैं दे आर इन को रिलेशन विद ईच अदर। ठीक है ना। एग्जाम के अंदर इंडिविजुअल क्वेश्चन ट्रांसफरी कंपनी का भी पूछा गया है, इंडिविजुअल क्वेश्चन ट्रांसफरर कंपनी का भी आया है और मिक्स होकर भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी तरह की जो प्रैक्टिस है वो इनिशिएट करी है। आइए पहले होमवर्क डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 29 और 27। तो 29th क्वेश्चन में जैसा आप जानते हैं हमने जो पीसी का कैलकुलेशन है वो तो क्लास में ही कर लिया था। द पीसी अमाउंट वाज 1150 लैक्स। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं, यहाँ पे वी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को 4 शेयर्स मिलने थे उनके हर 5 शेयर्स के बदले, और जो शेयर्स का इशू है वो प्रीमियम पे किया जाना था। वी के पास में कुल मिलाकर कितने शेयर्स थे? 80 लाख शेयर्स। तो मैंने 80 को डिवाइड करा 5 से, 80 को डिवाइड करा 5 से, मल्टीप्लाई करा 4 से। इसका मतलब ये हुआ कि 64 लाख शेयर इशू होंगे। नाउ 64 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा, एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आएगा। कुल मिलाकर शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगा इक्विटी वालों को 800 लाख का। रही बात प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे क्लियरली आपको अमाउंट मेंशन्ड है। 35 लाख शेयर इशू करना है, 10 रुपीज ईच, सो 35 इंटू 10 इज 350 लैक्स। कुल मिलाकर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1150 लैक्स का। अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का है, जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं परचेज कंसिडरेशन का विद द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द वेंडर कंपनी। नाउ द शेयर कैपिटल ऑफ वेंडर कंपनी इज ऑल्सो 1150 लैक्स। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारा पीसी है वो भी कितना आया है? 1150 लैक्स। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री जो बनेगा वहां पे आपको रिजर्व्स के एडजस्टमेंट की नीड नहीं है। तो यहाँ पे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेक ओवर करेंगे पुरानी कंपनी का, वेंडर कंपनी का, वो एज इट इज हमारी बैलेंस शीट में रहेगा, यानी कि न्यू कंपनी की बैलेंस शीट में भी रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं होगी। आइए तो यहाँ पे पहले अपन डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, एंड यू नो दैट इन द रियलाइजेशन अकाउंट अवर स्टेप नंबर 1 इज टू ट्रांसफर द एसेट्स दैट एट द बुक वैल्यू। जितने भी एसेट्स यहाँ पे हैं जरा आप देखें, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, उसके अलावा यहाँ पे है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारे के सारे जो एसेट हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर होंगे, ऑल एट द बुक वैल्यूज अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1। मैं आपको जरा दिखा दूं एक बार। देखिए ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल्स, टू बैंक बैलेंस, टू कैश बैलेंस, ये सब हमने बुक वैल्यूज के ऊपर ट्रांसफर कर दिए। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की जहां तक बात है तो उसमें हम ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटीज। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन था दैट दे हैव टेकन ओवर द एंटायर बिजनेस। पी लिमिटेड ने वी लिमिटेड का एंटायर बिजनेस टेक ओवर कर लिया था, तो इसका मतलब सभी तरह की लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करी जाएंगी। और लाइबिलिटीज के अंदर यहाँ पे केवल 3 पॉइंट्स थे। देखिए, एक तो पॉइंट था डिबेंचर्स का, दूसरा पॉइंट था डिबेंचर के आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का, और जो तीसरा पॉइंट था वो था ट्रेड पेएबल्स का। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी अगेन एट द बुक वैल्यू। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में अपन पीसी का अमाउंट ड्यू करते हैं, तो पीसी का अमाउंट हमने ड्यू कर दिया बाय पी लिमिटेड 1150। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम पीसी को रिसीव कराते हैं, तो यहाँ पे हमें पीसी रिसीव होगा इक्विटी शेयर्स में एंड प्रेफरेंस शेयर्स में, बट वो हमें शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीसी रिसीव होने का पॉइंट है वो तो कहाँ पे आता? इन द अकाउंट ऑफ पी लिमिटेड। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली क्या मांगा था? रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं करा है तो उसका पेमेंट हम खुद से करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। स्टेप नंबर 6 एंड 7 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम का सेटलमेंट किया जाता है, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट के वक्त कोई भी नुकसान या फायदा हुआ तो हम उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं।
अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने पेमेंट कितना करा है 350 लाख्स, और उनका एक्चुअल पेमेंट होना भी कितना चाहिए था 350 लाख्स। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पेमेंट के समय ना तो हमें फायदा हुआ ना हमें नुकसान हुआ, तो एज इट इज हम उसका पेमेंट कर देंगे, बट हमें यहाँ पे पेमेंट शो करना नहीं है, क्योंकि आप देखिए ओनली कौन सा अकाउंट मांगा था, रियलाइजेशन अकाउंट मांगा था। बट आप ध्यान दें, अगर पेमेंट 350 की जगह पर 360 होता तो आपको 10 लाख की यहाँ पे अलग से एंट्री क्रिएट करनी पड़ती। किसके अंदर? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एंट्री बनता टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऐसा पॉइंट अपन ने करा हुआ है। और अगर पेमेंट डेफिसिट में होता तो भी आप एंट्री बनाते क्या? बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बट यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंड दैट प्रॉफिट और लॉस इन दिस केस इज हाउ मच? 87 लाख। तो 87 लाख का रियलाइजेशन का प्रॉफिट यहाँ पे आ चुका है। इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ये आपका पहला यहाँ पे था पॉइंट इस क्वेश्चन का, जहां पे हमें प्रिपेयर करना था रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट था कि जो हमारी परचेजिंग कंपनी है उसका हमें जर्नल एंट्रीज क्रिएट करना था एमैल्गमेशन मर्जर के नेचर का मानते हुए। और आपको मालूम है कि ऐसी कंडीशन में हमें एट मैक्सिमम 7 एंट्रीज क्रिएट करनी पड़ सकती हैं, और यहाँ पे 7 एंट्री बनेंगी, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर्ड है। एक्सपेंस का पॉइंट भी है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी है, इंटर कंपनी ओइंग्स का पॉइंट भी है। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन अ सिंगल क्वेश्चन। पहला एंट्री क्या बनता है? मर्जर के लिए हम एंट्री बनाते हैं बिजनेस मर्ज अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ द वेंडर कंपनी। ऑल्दो हम बिजनेस मर्ज की जगह पर बिजनेस परचेज भी यूज कर सकते हैं, आपके मॉड्यूल्स के अंदर यूज करा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री दे दिया बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड 1150। उसके बाद हमने सभी तरह के एसेट को ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, साथ में रिजर्व्स को भी ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज मर्जर के नेचर में आपको रिजर्व्स भी टेक ओवर करने होते हैं। ऑल्दो यहाँ पे रिजर्व के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपका सेकंड वाला एंट्री जरा चेक कर लीजिए, एंट्री नंबर 2, और ये टैली हो रहा है। एंट्री नंबर 1 हमने पीसी ड्यू करा, एंट्री नंबर 2 में हमने सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करा, साथ में रिजर्व्स को भी टेक ओवर कर लिया, और ये जो हमारा एंट्री है वो टैली हो गया। बहुत ही सिंपल सिंपल से पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन के, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था ये वाला क्वेश्चन, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर लें और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो। कॉन्सेप्ट वाइज इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से फिनिश कर लिया है, अब इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस अब तो ये है कि हम कुछ और क्वेश्चंस करके थोड़ा और साउंड कर रहे हैं अपने फंडामेंटल्स को। बाकी चैप्टर में कुछ भी नया पेंडिंग नहीं है। डन। थर्ड एंट्री के अंदर पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए आपको मालूम है हम एंट्री बनाते हैं लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी टू जिस फॉर्म के अंदर पेमेंट करा गया है। तो पेमेंट यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में हुआ, बट ध्यान रखें इक्विटी शेयर्स का इशू करा गया था एट प्रीमियम, साथ में प्रीमियम मेंशन कर दिया है, दैट इज 160, प्रेफरेंस शेयर से 350, इक्विटी शेयर कैपिटल से 640। इसके बाद हम पेमेंट करते हैं लाइबिलिटीज का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें लाइबिलिटीज के अलावा इंटरेस्ट जो यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंदर है उसका भी पेमेंट करना है, यानी कि 2 तरह की लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर इशू करे जाएंगे, और इंटरेस्ट को इन कैश पे करा जाएगा। आप यहाँ पे इसका कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं और आप अलग अलग भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग से एंट्री दे रखा है। सबसे पहले मैंने 10% डिबेंचर्स को 10.5% डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, जो 10% डिबेंचर वी के थे उसको पेमेंट करना है 10.5 डिबेंचर्स में ऑफ पी, तो हमने एंट्री बना दिया 10% डिबेंचर्स टू 10.5% डिबेंचर्स, ठीक है, एट द सेम वैल्यू। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को कैश से पे कर दिया, तो एंट्री बन गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बैंक। ऑल राइट, तो ये आपका स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, इंटर कंपनी ओइंग्स का कैंसलेशन करते हैं, और यहाँ पे जो इंटर कंपनी ओइंग्स हैं दे आर विद रिगार्ड टू द ट्रेड पेबल्स, तो एंट्री बनेगा ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल 7 लाख। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कैंसिल करते हैं, और ये वाला स्टेप अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया, सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर आई थिंक ये पॉइंट आया है टू कैंसिल द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। पहले भी आया था बट आई थिंक सिंगल क्वेश्चन में आया था, उसके बाद हमने किसी भी और क्वेश्चन में इसका एक्सपीरियंस नहीं करा, ठीक है। तो बहुत टाइम के बाद ये वाला पॉइंट आया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी की इन्वेंट्री में वी से आया हुआ कुछ सामान रखा हुआ है,
P की इन्वेंट्री में V से आया हुआ कुछ सामान रखा हुआ है और आज P ने V को खरीद लिया है। तो जब P ने V को परचेज करा, ठीक है, जब P ने V को परचेज करा तो P और V आज सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं और V ने कुछ सामान P को पहले सेल करा था। इसका मतलब आज P की इन्वेंट्री में कुछ ऐसा सामान है जो V से आया था और उस पर V ने कुछ प्रॉफिट कमाया था। क्योंकि अब P और V सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो ये प्रॉफिट हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रुप के विद इन खुद से कभी भी अर्निंग्स नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिट था कितना? प्रॉफिट वॉज 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, और यहाँ पे जो इनवॉइस प्राइस है वो कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख का 20% इज 1 लाख, तो 1 लाख के प्रॉफिट का एलिमिनेशन करा जाएगा। एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ये आपका एंट्री बनेगा। आप स्टॉक की जगह पर इन्वेंट्री भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एंट्री बना दिया, कैंसलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और लास्ट में एक्सपेंस पेमेंट का एंट्री बनेगा, वो भी आपका एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए जरा, एक्सपेंस पेमेंट का एंट्री आ गया प्रॉफिट एंड लॉस टू बैंक। इंटर कंपनी ओइंग्स कैंसलेशन का एंट्री बन गया ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड लास्ट में एंट्री बन गया प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेंट्रीज। यहाँ पे सीक्वेंस चेंज है, आप मेरा वाला सीक्वेंस ही फॉलो करें तो आपको मैंने सिखा रखा है, जिससे आप स्टेप्स को भी काउंट कर पाएं कि हम स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उससे क्या होता है, हम कोई भी एंट्री स्किप नहीं करते हैं। एक बार फिर देख लें सारी की सारी एंट्रीज। जो भी यहाँ पे 7 एंट्रीज अपन क्रिएट करते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर, वो सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। एंट्री नंबर 4 के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। एक तो डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर कन्वर्ट हो गए, दूसरा हमने इंटरेस्ट कैश के अंदर पे कर दिया, इसलिए टोटल एंट्री काउंट यहाँ पे 8 आ रहा है। बट कॉन्सेप्ट वाइज जो अपनी एंट्रीज हैं उसका नंबर है 7, ठीक है। सो ऑल द 7 एंट्रीज हैव बीन मेड। जस्ट वेरीफाई योर सॉल्यूशन, और अगर उसमें कुछ एरर हो तो करेक्शन करिए। मैं फिर से एक बार रियलाइजेशन अकाउंट भी शो कर देता हूं। दिस वाज द रियलाइजेशन अकाउंट वेयर द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज 87 lakhs। 87 lakhs, this is the profit on realization। उसके अलावा ये जर्नल है पी लिमिटेड का। फर्स्ट एंट्री फॉर पीसी ड्यू, सेकेंड एंट्री फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड द रिजर्व्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस था। ये चीज में डिस्कस कर ली थी अपन ने लास्ट क्लास में ही। थर्ड एंट्री में पेमेंट करा लिक्विडेटर्स का, उसके बाद हमने लायबिलिटीज का पेमेंट करा है, then cancellation of intercompany owings, then cancellation of unrealized profit, और लास्ट में एक्सपेंस का पेमेंट। ऑल राइट, एनी डाउट? कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? चलिए जी, एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, विच वॉज क्वेश्चन नंबर 27, यस लिमिटेड नो लिमिटेड। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन का, और यहाँ पे भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है। लिखा है यस लिमिटेड अब्सॉर्ब नो लिमिटेड, द मेंबर्स ऑफ नो लिमिटेड आर टू गेट 1 इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड issued at a premium of ₹2 per share for every 5 shares held by them in no limited। आप चेक करें यहाँ पे जो नो लिमिटेड है उसके पास में कितनी शेयर कैपिटल है। द टोटल शेयर कैपिटल इज 5 करोड़। द टोटल शेयर कैपिटल इज 5 करोड़ एंड 1 शेयर इज ऑफ ₹10 ईच। तो मैंने 5 को डिवाइड कर दिया 10 से। द नंबर ऑफ शेयर्स आर 0.5 करोड़। 0.5 करोड़। और यहाँ पे शेयर कैसे इशू करे जाएंगे बच्चों?
वन शेयर इशू करा जाएगा, वन शेयर इशू करा जाएगा फॉर एवरी 5 शेयर्स। तो मैंने 0.5 करोड़ को डिवाइड करा 5 से और मल्टीप्लाई करा 1 से, यानी कि 0.1 करोड़ शेयर इशू होंगे। और हर शेयर कितने अमाउंट पे इशू होगा? 2 रुपीज के प्रीमियम पे। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, 2 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करा जाएगा। तो मैंने 0.1 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, जो यहाँ पे शेयर कैपिटल का इशू होगा इन टोटल सब कुछ मिलाकर दैट इज 1.2 करोड़। ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट तो होगा प्रीमियम का और कुछ अमाउंट होगा बेसिक शेयर कैपिटल का। क्योंकि यहाँ पे रुपीज इन करोड़ गिवन है, तो आप भी अकाउंटिंग करते समय रुपीज इन करोड़ में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक बार मैं आपको पहले अकाउंटिंग चेक कराऊंगा यस लिमिटेड का, बिकॉज यस यहाँ पे परचेजिंग कंपनी, यस ने नो को एब्जॉर्ब करा है। तो जरा देखें, फर्स्ट एंट्री अपन बना सकते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड 1.2 करोड़, 1.2 करोड़। ठीक है, अमेलगमेशन का नेचर यहाँ पे मेंशन नहीं है। यू कैन अज्यूम दैट द अमेलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। जब कुछ मेंशन नहीं होता अपन परचेज का नेचर मान लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा हुआ कि आपने कौन से एसेट टेक ओवर करे या कौन सी लाइबिलिटीज को टेक ओवर करा। वी कैन अज्यूम दैट ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लाइबिलिटीज हैव बीन टेकन ओवर। तो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आई क्या? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड 1.2। 1.2 कैसे आया? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। 1.2 कैसा आया फिर से एक बार देख लीजिए। कुल मिलाकर शेयर्स हैं 0.5 करोड़, 0.5 करोड़ 50 लाख, उसको डिवाइड करा 5 से, मल्टीप्लाई करा 1 से, और एक शेयर का इशू 12 रुपीज पे किया जा रहा है। सो टोटल इज 1.2 करोड़। पीसी का अमाउंट इज 1.2 करोड़। ठीक है, फर्स्ट एंट्री समझ में आ गया ना सबको? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड 1.2 करोड़। आगे देखिए, हम सारे के सारे एसेट को टेक ओवर करेंगे। तो एसेट्स के लिए हमारे पास क्या क्या है आप देखिए। एसेट्स हैं ओनली एंड ओनली फिक्स्ड एसेट्स एंड द करंट एसेट। ठीक है, नो लिमिटेड के पास में है फिक्स्ड एसेट एट वैल्यू ऑफ 6। इनका वैल्यू 30 नहीं है, 30 का वैल्यू है 24 का डेप्रिसिएशन है। तो नेट वैल्यू कितना है? 6। और हमेशा टेक ओवर नेट वैल्यू के ऊपर करा जाएगा। और करंट एसेट का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 34। करंट एसेट का वैल्यू है 34। तो 6 करोड़ के तो हैं फिक्स एसेट और 34 करोड़ के हैं करंट एसेट। तो एंट्री क्या बनेगा? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 6 करोड़, करंट एसेट अकाउंट डेबिट 34 करोड़। 2 लाइबिलिटीज में क्या क्या आप जरा देखिए। लाइबिलिटीज में यहाँ पे है एक तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी जिसका वैल्यू 15। सो 2 करंट लाइबिलिटी 15। उसके अलावा एक लोन दिख रहा है, टू अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड 10। तो दो तरह की यहाँ पे लाइबिलिटीज हैं, 2 करंट लाइबिलिटी एंड टू अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड। उसके अलावा आ गया टू बिजनेस परचेज 1.2। अब आपको मालूम है क्योंकि ये परचेज का नेचर है, तो अगर एंट्री नंबर 2 में कोई भी डिफरेंस अराइज होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं या तो गुडविल में या फिर एडजस्ट करते हैं कैपिटल रिजर्व में। यस और नो? एंड यहाँ पे कैपिटल रिजर्व निकल कर आया 13.8 का, यानी कि हमारी एंट्री में जो यहाँ पे लिखा है टू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, इट इज प्रैक्टिकली और कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यानी एंट्री क्या बन गया? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, करंट एसेट अकाउंट डेबिट, टू करंट लाइबिलिटीज, टू अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड, टू बिजनेस परचेज अकाउंट एंड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 13.8। 13.8 का यहाँ पे कैपिटल रिजर्व निकल कर आया है। ठीक है, यस लिमिटेड की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देयर इज ओनली वन कैटेगरी ऑफ शेयर्स, दैट इज द इक्विटी शेयर्स। तो हमारा जो पीसी का अमाउंट आ गया दैट इज 1.2 करोड़, और जो सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया दैट इज 13.8 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के अंदर पेमेंट करना है लिक्विडेटर का, और यहाँ पे पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में किया गया है एंड शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। तो प्रीमियम का वैल्यू आ जाएगा 0.2 करोड़। शेयर कैपिटल का अकाउंट आ जाएगा 1 करोड़ का, टोटल पेमेंट करना था 1.2 करोड़ का। ऑल राइट। और इसके बाद में हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था क्लास में, आप देखिए, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड। नो की बैलेंस शीट में, नो की बैलेंस शीट में यस का लोन लायबिलिटी में शो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ था कि नो ने क्या करा था? नो ने यस से लोन लिया था और यस की बैलेंस शीट में वही नो का लोन एसेट में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यस लिमिटेड के लिए
नो ने क्या करा था, लोन दिया था, मतलब यस ने नो को लोन दिया था, तो यस के लिए क्या बन गया था, एसेट। अब ये एक इंटर कंपनी ओइंग्स का पॉइंट है, तो ये हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिलेशन का एंट्री क्या बनेगा, देखिए, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड टू लोन टू नो लिमिटेड, 10 करोड़ 10 करोड़, ये जो आपस में लोन था वो कैंसिल हो गया। ऑलराइट, तो ये तो आपका बन चुका है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी यस लिमिटेड। बहुत ही आसान सी यहाँ पे 4 एंट्रीज हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर? इंटर कंपनी ओइंग का पॉइंट समझ में आ गया। नो की बैलेंस शीट में यस का लोन लायबिलिटी में शो करा हुआ है, यस की बैलेंस शीट में नो का लोन एसेट में शो करा हुआ है। इट इज क्लियरली अ केस ऑफ इंटर कंपनी ओइंग्स। और बच्चों इसके बाद हमें यहाँ पे एंट्रीज क्रिएट करना था ऑल्सो फॉर नो लिमिटेड, ठीक है। तो स्टेप वाइज आपको एंट्री बनानी है। फर्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में जितने भी एसेट्स हैं उसको हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं इन द रियलाइजेशन अकाउंट। एंड फॉर नो कंपनी देयर आर ओनली 2 एसेट्स, एक तो है फिक्स एसेट और दूसरा है करंट एसेट। तो क्या एंट्री बनेगा, नो के लिए पहला एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू करंट एसेट। देखिए जरा, नो के लिए एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हमने ट्रांसफर कर दिया 30 और करंट एसेट का वैल्यू हमने ट्रांसफर 34। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 30 का वैल्यू ट्रांसफर क्यों करा, नेट वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर क्यों नहीं करा? क्योंकि आप देखिए नो की बैलेंस शीट में हमें गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये रहा देखो, लेस डेप्रिसिएशन 24, ये क्या है, ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो इसलिए मैंने नेट वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर नहीं करा, मैंने फुल वैल्यू 30 के ऊपर ट्रांसफर करा, फिर मैं अलग से 24 का ट्रांसफर कर दूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगली एंट्री के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट टू दी करंट एसेट्स। इसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे सभी तरह की लाइबिलिटीज को। हमारे पास यहाँ पे 2 लाइबिलिटीज थी, करंट लाइबिलिटी एंड दी अनसिक्योर्ड लोन स्टेप नंबर 2 के लिए। उसके अलावा हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखिए एंट्री बन गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 49, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, पीसी के अमाउंट की एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री क्या बनता है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो नो के लिए क्या एंट्री बनेगा, यस लिमिटेड टू रियलाइजेशन, एंड वो अमाउंट कितना था 1.2 करोड़। इसके बाद अपन क्या करते हैं, पीसी को रिसीव कराते हैं, और यहाँ पे जो पीसी होगा वो रिसीव होगा ओनली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर्स। तो यानी कि इसका आप एंट्री क्या बनाएंगे, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी, यानी कि इक्विटी शेयर्स इन यस लिमिटेड टू यस लिमिटेड, ये आपका पीसी का एंट्री बन जाएगा 1.2 करोड़, ठीक है। ये रहा देखो एंट्री, इक्विटी शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड टू यस लिमिटेड 1.2 करोड़, ये आपका स्टेप नंबर 4 का एंट्री हो गया। स्टेप नंबर 5, अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर नहीं हुआ तो उसका पर्सनल पेमेंट करना पड़ता है, वो स्टेप यहाँ पे हो नहीं सकता। स्टेप नंबर 6 एंड 7 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हैं, वो भी स्टेप यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पॉइंट गिवन नहीं है। उसके बाद एक्सपेंसेस का पेमेंट, वो भी यहाँ पे नहीं है, उसको भी छोड़ देते हैं। तो लास्ट में हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पेमेंट के लिए पहले उनके जितने भी क्लेम्स हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर करे जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट में ट्रांसफर करे जाएंगे। क्या क्या ट्रांसफर करा जाएगा, एक तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, एक उनका कैपिटल का अमाउंट, और दूसरा उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आप जरा चेक करिएगा इक्विटी शेयर्स में क्या क्या ट्रांसफर होना है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 5, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है 10, तो 5 एंड 10 टोटल 15, और उसके अलावा जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकला है उसको आप निकाल सकते हैं यहाँ पे डीआरसीआर को एडलेस करके। देखिए रियलाइजेशन के डेबिट में कितना है 64, क्रेडिट में कितना है 49, क्रेडिट में कितना है 1.2, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस। सो 64 माइनस 49 माइनस 1.2, रियलाइजेशन का डिफरेंस आ गया 13.8, और ये 13.8 यहाँ पे लॉस है। The loss on realization is 13.8, तो 13.8 का ट्रांसफर कर देंगे शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो एंट्री क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर यहाँ पे आपको एंट्रीज क्रिएट करने में कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है
देन यू कैन ऑल्सो मेक अ रियलाइजेशन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट, और वहां से फिर आप एंट्रीज को इंटरप्रेट कर सकते हो। ऑल दो व्हाट आई बिलीव इज कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो हमने जब स्टेप समझे थे तो हमने एंट्री वाइज ही उसको समझा था। मैंने जो आपको स्टेप्स में लिखवाया था वो ओनली एंट्रीज दिखवाई थी, अकाउंट नहीं बनवाया था। अकाउंट हमने क्वेश्चन सॉल्व करते समय सीखा है, बट स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको एंट्री ही समझाई थी। तो आई थिंक एंट्री बनाना कन्वीनियंट रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस एंट्रीज वाले भी पूछे गए हैं एंड डायरेक्टली लेजर अकाउंट से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो हमें दोनों चीज का प्रैक्टिस जो है वो होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो हमने शेयर होल्डर से क्लेम ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन का लॉस, उसके अलावा शेयर कैपिटल, उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और लास्ट के अंदर क्या करना है, पेमेंट करना है। कितना पेमेंट हो जाएगा, 1.2 करोड़ का। तो एंट्री बन जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड 1.2 करोड़। तो ये आपके यहाँ पे एंट्रीज हैं ऑफ नो लिमिटेड। एक बार जरा चेक कर लें फिर से, अगर किसी को एंट्री बनानी नहीं आई थी तो वो भी देख लें, एंट्रीज कॉपी कर लें। कुछ भी अगर गलत हुआ या कुछ मिस हुआ है आपके एंट्रीज में, आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes फॉर द सेम। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
Let us try a new question now. So question number 36. Take out question number 36. X Limited was wound up on 31/3/2004 and its balance sheet as on that date was given below. Shareholder funds, we have the equity share capital, then we have reserve and surplus, profit prior to incorporation. ये एक नया पॉइंट है यहाँ पे, profit prior to incorporation. We have the amount of contingency reserve. We also have the profit and loss account. तो reserve and surplus में हमें ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है. उसके अलावा करंट लाइबिलिटी में वी हैव बिल्स पेबल, देन वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन में गिवन है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. अच्छा, नॉन करंट असेट में दैट इज फिक्स्ड असेट. करंट असेट में है स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक. वाई लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट एट वैल्यू शोन एज अंडर. इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई लिमिटेड ने सिर्फ यही एसेट टेक ओवर करे हैं, इसके अलावा कुछ और टेक ओवर नहीं करा है. सो वाई लिमिटेड हैज टेकन ओवर फिक्स्ड एसेट, इट हैज टेकन ओवर स्टॉक, इट हैज टेकन ओवर बिल रिसीवेबल. यानी अगर देखें तो बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें गिवन है. बैलेंस शीट में गिवन है फिक्स्ड असेट, ये टेक ओवर हो चुके हैं. करंट असेट में टेक ओवर करा है स्टॉक और टेक ओवर करा है बिल रिसीवेबल. यानी कि हमने क्या टेक ओवर नहीं करा, हमने एसेट में डेटर्स को टेक ओवर नहीं करा, हमने एसेट में कैश एट बैंक को टेक ओवर नहीं करा. ऑलराइट. और अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इसको भी टेक ओवर नहीं कराए. देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमने सिर्फ यही एसेट टेक ओवर करे हैं, तो इसका मतलब आपको इन्हीं को ऐड करना पड़ेगा. यानी कि जब नेट एसेट मेथड से पीसी निकाला जाएगा तो आप इन 3 एसेट्स की वैल्यू को ऐड करके ही डायरेक्टली पीसी निकाल पाएंगे. जो एसेट टेक ओवर नहीं करे उनको नहीं लेना, जो लाइबिलिटीज को टेक ओवर नहीं करा उनको भी लेना. अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है लाइबिलिटीज के बारे में, आपने कैसे माना कि टेक ओवर नहीं हुआ. देखिए जब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट होता है तब हम अपन क्या मान लेते हैं कि सारे के सारे एसेट टेक ओवर हुए, सभी तरह की लाइबिलिटीज टेक ओवर हुई. बट जहां पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करा कि यही एसेट टेक ओवर हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आपको क्या मानना पड़ेगा कि इसके अलावा कुछ भी और चीज टेक ओवर नहीं हुई है. यानी कि यहाँ पे लाइबिलिटीज का टेक ओवर नहीं हुआ, ओनली एसेट्स का टेक ओवर ही किया गया है. परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड बाय वाई लिमिटेड एज अंडर. पीसी का पेमेंट कैसे हुआ. ₹5,10,000 ₹5,10,000 of the consideration was settled by allotment of fully paid 10% preference shares of ₹100 each. तो 5,10,000 का तो प्रेफरेंस शेयर इशू हुए और बैलेंस के लिए हमने इशू करा इक्विटी शेयर्स एट ₹8 पर शेयर पेड अप. अब देखिए बैलेंस इन द इक्विटी शेयर्स यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेंशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप नेट पेमेंट मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा नेट एसेट मेथड ओनली. सन्ड्री डेटर्स रियलाइज ₹1,50,000. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे डेटर्स को टेक ओवर नहीं करा तो ऑब्वियस सी बात है डेटर्स को हमने खुद ने सेल आउट कर दिया. यानी कि जो वेंडर कंपनी है, वेंडर कंपनी यहाँ पे कौन है, वेंडर कंपनी इज एक्स लिमिटेड और परचेजिंग कंपनी कौन है, वाई लिमिटेड. तो वाई लिमिटेड ने एक्स कंपनी के, वाई कंपनी ने एक्स कंपनी के डेटर्स को परचेज नहीं करा था, तो डेटर्स को हमने खुद ने सेल ऑफ करा. एक्स ने डेटर से खुद पैसा रियलाइज करा. कितना पैसा रियलाइज हुआ, 1,50,000. बीपी का पेमेंट खुद करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लाइबिलिटीज भी टेक ओवर नहीं हुए तो हमें सेल्फ पेमेंट करना पड़ेगा. तो बीपी का पेमेंट करा 38 और इनकम टैक्स अथॉरिटीज का हमने पेमेंट करा है ₹2,22,000 का. क्रेडिटर्स वर फाइनली सेटल्ड विद कैश रिमेनिंग आफ्टर मीटिंग द लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹8,000. तो हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट भी यहाँ पे कर दिया है और साथ में लिक्विडेशन एक्सपेंस भी खुद ने पे करे. कितने अमाउंट के, 8,000 के. You are required to calculate the number of equity share and preference share to be allotted to Y Limited in disposal of the PC. तो PC का अमाउंट निकालना है, साथ में कितना शेयर इशू करा है वो भी निकालना है. सेकेंड पॉइंट में लिखा है यू हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड वाई लिमिटेड अकाउंट. देखिए यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट क्यों पूछा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कैश और बैंक टेक ओवर नहीं हुआ तो उसका हमें अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए कैश या फिर बैंक अकाउंट इसने पूछा है. साथ में हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर काफी सारी डिफरेंट बातें पूछी हुई हैं.
पहला पॉइंट देखिए फालतू है, अगर आपको ये बात नहीं पूछते तो भी आपको ये काम करना पड़ता, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पीसी वाला है, वो अगर अपन मेन सॉल्यूशन में नहीं करते तो हम उसे वर्किंग नोट का पार्ट बना के शो करते। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहाँ पे अगेन दोनों कंपनीज की अकाउंटिंग पूछी गई है, फॉर द परचेजिंग कंपनी एज वेल एज फॉर द वेंडर कंपनी। ऑल राइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले अपन निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन एंड जितने भी नंबर ऑफ शेयर इशू हुए हैं उसका कैलकुलेशन करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी हैव टू इशू। तो बच्चों यहाँ पे पीसी निकालना सबसे आसान, आई थिंक इतना इजी कोई सा भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया जहाँ पे आपने इतना सिंपल तरह से पीसी निकाल लिया। Only 3 assets have been taken over, nothing else. And what are the value of all those 3 assets? सबसे पहले हमने लिखा fixed asset, fixed assets. They have been taken over at a value of 12,80,000. All right. उसके अलावा हमने टेक ओवर करा स्टॉक, जिसको टेक ओवर कराए एट वैल्यू ऑफ 7,70,000। ठीक है जी। उसके बाद हमने टेक ओवर करा बिल्स रिसीवेबल एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। सो बिल्स रिसीवेबल एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। ऐड कर लेते हैं जी सबको। 7,70,000 and 30 is 8 lakh, 8 lakh plus 12,80,000 is 20,80,000। टोटल पीसी अमाउंट इज 20,80,000। बस यही आपका परचेज कंसिडरेशन आ गया। कुछ भी और हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना, कुछ भी और हमें लेस नहीं करना। परचेज कंसिडरेशन। ऑल राइट, अब ये पीसी का पेमेंट कैसे किया गया, तो हमने यहाँ पे लिखा पेमेंट टू। लेट अस चेक हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी के शेयर होल्डर्स हैं। देयर आर ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ, हमने यहाँ पे कुछ तो प्रेफरेंस शेयर इशू करे। कितने परसेंट के प्रेफरेंस शेयर देखेंगे आप? इन फॉर्म ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, इन फॉर्म ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, तो 5,10,000 का टोटल पेमेंट अमाउंट आपको दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज 5,10,000। क्या मैं इसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर पाऊंगा? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। पेमेंट का अमाउंट अगर 5,10,000 है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? प्रेफरेंस शेयर का इशू अगर आप देखें तो एट फुल्ली पेड वैल्यू ऑफ ₹100 ईच करा गया है। सो 5,10,000 डिवाइडेड बाय 100, कितने शेयर्स आएंगे? 5,100 शेयर्स। 5,100 शेयर्स। और अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे पेमेंट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में भी करा है। सो इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, और उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे जरा आप देखें। पहली बात तो अपन यहाँ पे बैलेंस अमाउंट निकाल सकते हैं ना। टोटल अमाउंट पे करना है 20,80,000, उसमें से 5,10,000 प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में हुआ, तो इसका मतलब 15,70,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर कौन से फॉर्मेट में हो गया?
इक्विटी शेयर्स के फॉर्मेट में हो गया, यस और नो। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो नंबर ऑफ शेयर है वो कैसे निकालने पड़ेंगे, 15,70,000 को आप 10 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे शेयर्स की पेड अप वैल्यू वो कितनी है, 8 है। 10 रुपीज का शेयर है बट 8 पेड अप वैल्यू पे इशू करना है, तो क्या 2 रुपीज का डिस्काउंट होगा? नहीं, 2 रुपीज का डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है शेयर का इशू डिस्काउंट पे नहीं करा जा सकता है। तो 15,70,000 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखें 2 रुपीज का डिस्काउंट नहीं निकल कर आएगा यहाँ पे। सो इट इज 196250 शेयर्स, 196250 शेयर्स। ठीक है जी, तो ये हमारा निकल के आ चुका है पीसी, एंड पीसी का डिस्चार्ज हमने किस तरह से करा वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे 5100 और इक्विटी शेयर जो है वो इशू हो जाएंगे 196250। इतना पॉइंट पहले आप चेक कर लें, फिर अपन जो आगे की अकाउंटिंग है उसको प्रोसीड करेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक के सॉल्यूशन में कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए। आगे बढ़ सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, सबसे पहले हम अकाउंटिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, दैट इज अ सेलिंग कंपनी, और यू कैन से द वेंडर कंपनी इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज तो नहीं बनानी, कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। सो माय फर्स्ट अकाउंट इज द रियलाइजेशन अकाउंट। द फर्स्ट अकाउंट इज माय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, चलिए अकाउंट ओपन कर लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट की खास बात क्या होती है, यहाँ पे हमें सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करने होते हैं बुक वैल्यूज पे, चाहे से उनको टेक ओवर करा हो या ना करा हो। तो आप देखिए एसेट टेक ओवर कौन कौन से करे थे। दे हैव टेकन ओवर फिक्स्ड एसेट, स्टॉक एंड बीआर। बट अगर कोई एसेट टेक ओवर नहीं भी करा तो भी उसको ट्रांसफर करना है। तो मैं एक बार यहाँ पे सारे के सारे एसेट ट्रांसफर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स, और बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना पड़ेगा 9,64,000। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्टॉक, तो मैंने मेंशन कर दिया टू स्टॉक, और स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा 7,75,000। ओके, स्टॉक के अलावा यहाँ पे है डेटर्स एट एन अमाउंट ऑफ 1,60,000, साथ में प्रोविजन भी है। तो डेटर्स को फुल वैल्यू पे ट्रांसफर कर लेते हैं और प्रोविजन को अलग से लिख देंगे। सो टू डेटर्स, ध्यान रखें यहाँ पे वैसे डेटर्स को टेक ओवर नहीं कराए, बट एसेट के केस में चाहे इसे टेक ओवर करा हो या ना करा हो, आपको ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा इन द रियलाइजेशन अकाउंट। और इसका प्रोविजन मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यानी आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के साथ साथ आई एम ऑल्सो सॉल्विंग द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द एसेट्स दैट हैव बीन टेकन ओवर और नॉट। तो यहाँ पे प्रोविजन है 8,000 का, इसको भी ट्रांसफर कर दिया। टू बिल्स रिसीवेबल, चलिए इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल, और इसका यहाँ पे वैल्यू गिवन है बच्चों हमें 30,000। 30,000 का वैल्यू गिवन है बिल्स रिसीवेबल का। नाउ रिगार्डिंग द कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक के लिए रूल क्या था कि अगर कंपनी ने टेक ओवर करा है तभी ट्रांसफर करेंगे, अगर टेक ओवर नहीं करा तो उसका अलग से अकाउंट खुलना चाहिए, और यहाँ पे हमें अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने इसका अलग से अकाउंट ओपन करा क्योंकि ये टेक ओवर नहीं करा है, इट हैज नॉट बीन टेकन ओवर। अगर टेक ओवर होता बहुत ही अच्छी बात हो जाती,
टेक ओवर नहीं करा। और आप समझिए यहाँ पे कॉमन सेंस है, टेक ओवर क्यों नहीं करा, क्योंकि परचेजिंग कंपनी ने काफी सारी लायबिलिटीज नहीं टेक ओवर करी। तो जिन लायबिलिटीज का टेक ओवर नहीं करा उनके लिए पेमेंट हमें खुद करना पड़ेगा। अब सोचिए कि अगर वो अपना बैंक बैलेंस भी टेक ओवर करेंगे तो फिर हम लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे कर पाएंगे? इज इट क्लियर और नॉट? तो क्योंकि उन्होंने कुछ लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करा, दैट इज वाई ऑब्वियस सी बात है उन्होंने बैंक बैलेंस भी टेक ओवर नहीं करा। तो कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। अभी हमने कुछ क्लास पहले भी इस तरह का एक पॉइंट करा था जहां पे एक्सपेंस हमें पार्शियली रीइंबर्स हुए थे। तो जितने एक्सपेंस हमें रीइंबर्स नहीं हुए उतना कैश अपन ने अपने पास में रख लिया, वरना हम खर्चा कैसे पे करते। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि कुछ लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं करी हैं तो उसका पेमेंट हमें खुद करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होगा, और हमारे पास अभी कितना पैसा अवेलेबल है आप देखें, पैसा अवेलेबल है 3,29,000 का। ऑल राइट, सो कैश एंड बैंक में बैलेंस आ गया 3,29,000। इतनी बात समझ में आ गई सबको? स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में हम लोग बच्चों क्या करते हैं, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। बट इन दिस केस नन ऑफ द लायबिलिटी हैज बीन टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने एक भी लायबिलिटी का टेक ओवर नहीं करा। यानी स्टेप नंबर 2 के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रैक्टिकली कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लायबिलिटीज को हम तभी ट्रांसफर करें जब उनका टेक ओवर किया गया हो। अगर टेक ओवर नहीं करा तो हमें ट्रांसफर भी नहीं करना। लेट अस इग्नोर दिस पॉइंट। तो रियलाइजेशन या स्टेप नंबर 2 के लिए कुछ भी नहीं करना। स्टेप नंबर 3, हम पीसी को ड्यू करते हैं, और पीसी को ड्यू करने के लिए एंट्री क्या बनेगा, बाय वाई लिमिटेड, बाय वाई लिमिटेड। और पीसी का अमाउंट है 20,80,000, 20,80,000। और इसको मुझे शो करना पड़ेगा इन द अकाउंट ऑफ वाई लिमिटेड, जो यहाँ पे पूछा भी गया है। देखिए, वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ वाई लिमिटेड। चलिए जी बना लेते हैं। दिस इज द अकाउंट ऑफ वाई लिमिटेड। तो अगर मैंने रियलाइजेशन में एंट्री बनाया है बाय वाई लिमिटेड, तो वाई में एंट्री क्या बन जाएगा, टू रियलाइजेशन। ठीक है ना, वाई में एंट्री बन जाएगा टू realization, that is how much, to realization 20,80,000। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 में हमें पैसा रियलाइज होता है, मतलब पीसी के बदले पेमेंट मिलता है। और यहाँ पे पीसी के बदले पेमेंट 2 फॉर्म्स के अंदर किया जा रहा है, और ये दोनों फॉर्म्स मैंने ऑलरेडी मेंशन करे थे। देखिए, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो इसका एंट्री बना लेते हैं। स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमें शेयर्स मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बाय 10% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड। ठीक है, वाई लिमिटेड ने हमें पीसी का पेमेंट करा, तो जिस भी फॉर्म के अंदर पेमेंट आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पेमेंट आया प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में, पेमेंट आया इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। और ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कौन सी कंपनी के हैं, दे आर ऑफ वाई लिमिटेड। जो कंपनी के पास में शेयर रिसीव हो रहे हैं उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसने प्रीमियम पे खरीदा या डिस्काउंट पे खरीदा, उसको कोई मतलब नहीं होता। उसको तो जो उसने पैसा पे करा या जो पैसा मिल रहा है उस पर सिंपली रिकॉर्ड करना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड 5,10,000 एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड इज 15,70,000। बस बहुत ही सिंपल से अकाउंटिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाई का अकाउंट है वो तो क्लोज भी हो जाएगा। 20,80,000, 20,80,000। आई होप यहाँ तक के स्टेप समझ में आ गए सबको। स्टेप नंबर 4 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्टेप नंबर 1 में एसेट को ट्रांसफर करा गया। स्टेप नंबर 2 में लायबिलिटीज का ट्रांसफर करना था, बट यहाँ पे एक भी लायबिलिटी हमने टेक ओवर नहीं करी, उसको कंसिडर नहीं करा गया। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने पीसी ड्यू करा, और स्टेप नंबर 4 में पीसी को रिसीव करा लिया। स्टेप नंबर 5, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन नाउ, जितनी भी लायबिलिटीज को टेक ओवर नहीं करा है उसका हमें पर्सनली पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लायबिलिटी को आपको सेपरेटली पे करना है। अब आप देखिए, वैसे अपन क्या करते, जिन भी लायबिलिटीज को यहाँ पे टेक ओवर नहीं करा हम उसका स्पेशली अकाउंट क्रिएट करते। जो भी लायबिलिटीज यहाँ पे टेक ओवर नहीं करी है उसका स्पेशली हम अकाउंट क्रिएट करते।
ऑल्दो यहाँ पे आपको इसके अलावा कोई और अकाउंट पूछा नहीं है। देखिए इन्होंने क्या मांगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, वाई का अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट। तो डेफिनेटली वो अकाउंट तो वैसे बनना ही था, उसको बना लेते हैं एक बार, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि जिन लाइबिलिटीज को टेक ओवर नहीं करते उनका सेटलमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि अभी तक किसी भी और क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नहीं आया है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन अभी तक जहां पे हमारे पास ये वाला पॉइंट आया कि भाई लाइबिलिटीज को टेक ओवर नहीं करा तो उनका पेमेंट कैसे करना है। तो ऑल द क्वेश्चन ने तो हमसे बाकी अकाउंट्स नहीं मांगे, बट मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे काम करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करा, बिल्स पेबल अकाउंट। अब ये जो मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ बिल्स पेबल का अकाउंट, यू कैन अज्यूम दैट इट इज अ पार्ट ऑफ माय वर्किंग नोट। ठीक है, ये मेरा वर्किंग नोट है बेसिकली। वर्किंग नोट में से क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए मुझसे वैसे अकाउंट पूछा नहीं गया है, बट ये मैं आपकी भलाई के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप गलती ना करें। सो बिल्स पेबल का अकाउंट, ठीक है। अच्छा, बीपी हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, यस और नो। बीपी इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के लिए एंट्री क्या बनता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बिल्स पेबल, व्हाट इज द लाइबिलिटी फॉर बिल्स पेबल, 40,000। तो मैंने बिल्स पेबल का लिखा बैलेंस बीडी 40,000। ऑल राइट, अब देखिए हमने इसको पेमेंट करा, बिल्स पेबल के बदले कितना पेमेंट हुआ, बिल्स पेबल का सेटलमेंट 38,000 में करा गया है। द बिल्स पेबल हैव बीन सेटल्ड एट 38,000। देखा आपको ये। अब सोचिए कि अगर आपने 40,000 के बदले ओनली 38,000 का पेमेंट किया तो कॉमन सेंस वाली बात है, अपने को यहाँ प्रॉफिट हुआ। यानी कि मैं एंट्री बना दूंगा बिल्स पेबल टू बैंक। जिस भी लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं करा उसका अलग से एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री जर्नल में क्या बनाते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो टू बैंक आएगा, टू कैश एंड बैंक आएगा, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी ओनली 38,000। तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपए का फायदा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जो 2,000 रुपए का फायदा हुआ इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में 2,000 रुपीज का फायदा ट्रांसफर कर दिया एज अ बैलेंसिंग फिगर। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। देखिए अकाउंट मांगा नहीं है, बट आप समझिए कि आपको अकाउंट बनाने का बेनिफिट जरूर से मिलेगा। अगर कोई चीज नहीं पूछी और आप अगर उसको एडिशनली वर्किंग नोट में शो कर देते हैं, क्योंकि मालूम है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इसका लिंक आने वाला है, तो आपको फायदा मिलेगा। हाँ, अगर अपन पेमेंट बुक वैल्यूज पे करते, 40 के बदले 40 करते, तब तो आपको हम कहते थे कि अकाउंट इग्नोर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। बट जहाँ पे पेमेंट का अमाउंट डिफरेंट है, तो वहां पे अगर आप शो करके करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कभी गलत नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ पे रियलाइजेशन के अकाउंट में एक एंट्री चाहिए, और वो एंट्री क्या बनेगा, बाय बिल्स पेबल। आप समझे अभी एंट्री क्यों बन गया, ये एंट्री इसलिए बना बाय बिल्स पेबल क्योंकि हमने बिल्स पेबल का पेमेंट शॉर्ट में करा, शॉर्ट में करा 2,000, इसलिए हमें फायदा हो गया। तो एंट्री बन गया बाय बिल्स पेबल 2,000। ऑल राइट, चलिए जी। बिल्स पेबल के अलावा और कौन सा लाइबिलिटी था, मुझे एक लाइबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का, मैं उसका भी अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। बिल्स पेबल के अलावा मुझे एक और लाइबिलिटी दिख रहा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। सो लेट अस ओपन द अकाउंट फॉर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। मैं फिर से आपको बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि जो अकाउंट मैं यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर ओपन कर रहा हूँ आप भी इसको ओपन करें। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट आप ध्यान रखें कि इससे जो रियलाइजेशन के अकाउंट में डिफरेंस आएगा वो लिखना नहीं भूलना है। अगर आप उसको भूल जाएंगे कि इसका इम्पैक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आना है तो गड़बड़ हो जाएगा। सो बाय बैलेंस बीडी, इनकम टैक्स का पेमेंट बैलेंस शीट में डिसाइड कर रखा है 2,20,000। इनकम टैक्स का पेमेंट बैलेंस शीट के हिसाब से 2,20,000, और इनकम टैक्स का पेमेंट एग्जैक्टली हमने कितना करा, 2,22,000। हमने पेमेंट करना है 2,22,000। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना दिया टू कैश एंड बैंक। इनकम टैक्स के पेमेंट का एंट्री बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। सिंपल जर्नल एंट्री है बड़ी। 2,22,000 का पेमेंट हुआ।
अब देखिए 2,20,000 के बदले पेमेंट क्या जा रहा है 2,22,000 का, यहाँ पे नुकसान हो गया 2,000 का, यानी जर्नल में एंट्री क्या बनता, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 2,20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश एंड बैंक 2,22,000। तो देखिए इस अकाउंट से भी रियलाइजेशन में कुछ इम्पैक्ट आया है 2,000 रुपीज का बाय रियलाइजेशन अकाउंट एज बैलेंसिंग फिगर। तो मुझे ये फायदा मिल रहा है इस अकाउंट को एडिशनली क्रिएट करने का, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में आ गया बाय रियलाइजेशन 2,000, मैंने रियलाइजेशन में एंट्री बना दिया अलग से टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 2,000 का एडिशनल पेमेंट शो हो गया। ऑलराइट, अब इसके अलावा एक और लायबिलिटी है दैट इज क्रेडिटर्स, इसको भी टेक ओवर नहीं करा, क्रेडिटर्स को भी इन्होंने टेक ओवर नहीं करा था। तो आइए जरा क्रेडिटर्स का भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, द अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स के लिए यहाँ पे लिखा है ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स का बैलेंस जो गिवन है दैट इज हाउ मच 2,26,000, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 2,26,000। एंड क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्रेडिटर्स वर फाइनली सेटल्ड विद द कैश रिमेनिंग, जितना भी रिमेनिंग कैश था उससे हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। तो पहली बात तो अपने को ये मालूम चले कि हमारे पास कैश है कितना, क्योंकि जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा कितना कैश हमारे पास में है तो हम इसका पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। और लिखा है कि हमें साथ में यहाँ पे लिक्विडेशन के एक्सपेंस भी पे करने हैं जिसका अमाउंट है 8,000। तो बच्चों अभी तक हम पॉइंट नंबर 5 पे चल रहे हैं, हम स्टेप नंबर 5 पे चल रहे हैं और स्टेप नंबर 5 का भी एक पॉइंट अभी पेंडिंग रह गया, वो है क्रेडिटर्स का पेमेंट। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट आएगा टू कैश एंड बैंक, बट इन रियलिटी कितना पेमेंट आएगा वो हमें मालूम नहीं है, बिकॉज लिखा है कि जो भी रिमेनिंग कैश रहेगा एक्सपेंस पे करने के बाद में वो आप क्रेडिटर्स को पे कर देना, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, आइए जरा चेक करते हैं अपना कैश एंड बैंक अकाउंट। इसके अंदर मैं यहाँ पे 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री बनाऊंगा। सबसे पहला मैंने एंट्री बना दिया बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये एंट्री अपन क्यों बना रहे हैं। सो बाय बिल्स पेबल 38,000। उसके बाद मैंने एंट्री बनाया बाय प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, बाय प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये भी आपको एंट्री समझ में आ गया होगा कहाँ से आया है, उस अकाउंट से निकल कर आया 2,22,000। उसके अलावा मैंने एक एंट्री बना दिया बाय क्रेडिटर्स, बट क्रेडिटर्स का अमाउंट मुझे मालूम नहीं है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये बाद में निकाला जाएगा। और उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट भी करा है, एक्सपेंस का अमाउंट है 8,000। अब देखिए बच्चों हम लोग स्टेप नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। स्टेप नंबर 6 में अपन क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम को ट्रांसफर करते हैं। और हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गिवन नहीं है, ऑल दो प्रेफरेंस शेयर इशू करे गए हैं, बट वो जो प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए इशू करे गए हैं। तो यानी कि स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 7 तो बेकार हो गया। स्टेप नंबर 8 की बात करते हैं एक्सपेंसेस की। लिक्विडेशन के एक्सपेंस का ट्रीटमेंट 3 तरह से हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं उसका पेमेंट किसने करा है, खुद ने एक्स नहीं करा है, तो एक्स को बियर करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस। एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, तो रियलाइजेशन में आ जाएगा टू कैश एंड बैंक। ये एंट्री बच्चों बना रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए, टू कैश एंड बैंक। ये एंट्री मैंने बनाया फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000। 8,000 के यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। ऑल राइट, तो कैश एंड बैंक में क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन दैट इज 8,000। ऑल राइट, अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट निकाल लेते हैं इस बैलेंसिंग फिगर और बोलते हैं कि सर अमाउंट आएगा 3,29,000 माइनस 38,000 माइनस 2,22,000 एंड माइनस 8,000 कि सर यहाँ पे जो क्रेडिटर्स का पेमेंट है वो आ गया 61,000। बच्चों ये वाला अमाउंट गलत होगा।
क्रेडिटर्स का पेमेंट 61,000 नहीं है, उससे ज्यादा है। ज्यादा क्यों, आप समझना। कुछ ऐसे एसेट्स भी थे जिनको हमने टेक ओवर नहीं करा था। देखिए, जो खरीदने वाली कंपनी है, जो परचेजिंग कंपनी है, उसने टेक ओवर कर लिया था फिक्स एसेट, उसने टेक ओवर कर लिया था डेटर, सॉरी उसने टेक ओवर कर लिया था बिल्स रिसीवेबल, एंड उसने टेक ओवर किया था स्टॉक। जो खरीदने वाली कंपनी थी उसने टेक ओवर किया था डेट, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट एंड बिल रिसीवेबल, बट उसने डेटर्स को टेक ओवर नहीं करा था। क्योंकि डेटर्स को टेक ओवर नहीं करा तो उसका पैसा अपन खुद रियलाइज कराएंगे, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एक्स लिमिटेड एंड आई परचेज योर कंपनी, बट मैंने आपकी कंपनी के डेटर्स को परचेज नहीं करा, तो इसका मतलब डेटर से पैसा कलेक्ट कौन करेगा, आप खुद करेंगे, बिकॉज मैंने उसको टेक ओवर नहीं करा। तो जब आपने डेटर से पैसा मांगा तो कितना पैसा मिला, यू हैव रियलाइज्ड 1,50,000 फ्रॉम द डेटर्स। डेटर से पैसा आया 1,50,000। अब इसका एंट्री कैसे बनाया जाए, डेटर से पैसा आया 1,50,000 कैसे एंट्री बनाई जाए, क्योंकि इस तरह की एंट्री मैंने आपको स्टेप्स में लिखवाई नहीं है, बट आई थिंक आप में इतना जनरल कॉमन सेंस है कि आप इसकी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द एंट्री फॉर रियलाइजिंग द डेटर्स वर्थ ₹1,50,000। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहां से आया फ्रॉम डेटर्स, तो एंट्री क्या बनना चाहिए, कैश एंड बैंक टू डेटर्स, नो, क्योंकि डेटर्स का अकाउंट कहां पे ट्रांसफर हो गया, इन द रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक, ठीक है ना। रियलाइजेशन में आएगा बाय कैश एंड बैंक डेटर्स रियलाइज्ड, ठीक है। डेटर से पैसा आ रहा है 1,50,000, बट एंट्री कैन नॉट बी मेड एज कैश एंड बैंक टू डेटर्स, बिकॉज डेटर्स का अकाउंट कहां पे ट्रांसफर हो गया, रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये वाली एंट्री बच्चे स्किप कर जाते हैं, आपको ये एंट्री स्किप नहीं करना है, मुझे यही वाली बात आपको समझानी थी। सो टू रियलाइजेशन दैट इज 1,50,000। अब आप ये निकाल सकते हैं कि हमने एग्जैक्टली कितना पेमेंट क्रेडिटर्स को करा होगा, क्योंकि अब सारे पॉइंट रीड हो चुके हैं। सो 3,29,000 प्लस 1,50,000 is giving a total of 4,79,000. So 4,79,000, इसमें से अब मैं बाकी सारे पॉइंट्स को माइनस करूंगा, 8,000, 2,22,000, ठीक है, और उसके अलावा माइनस हो गया 38,000। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा दैट इज 2,11,000। ये आपका करेक्ट फाइनल पेमेंट है, क्रेडिटर्स का पेमेंट है 2,11,000। सो कैश एंड बैंक में हमने रिकॉर्ड करा बाय क्रेडिटर्स 2,11,000। तो बच्चों क्रेडिटर्स में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स में आ जाएगा टू कैश एंड बैंक 2,11,000। अब इससे आप समझिए फिर से रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और वो इम्पैक्ट क्या आएगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट होना था 2,26,000, पेमेंट कितना करा 2,11,000, यानी कि आप देखिए हमें फिर से फायदा हो गया, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने पर हमें अगेन कुछ फायदा हुआ टू रियलाइजेशन अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर, दैट इज हाउ मच 15,000, 15,000 का फायदा हमें यहाँ पे भी हो गया। अब अगर हम ये अकाउंट नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी जो अकाउंटिंग करना है वो डिफिकल्ट हो जाता, बट क्योंकि हमने ये 3 अकाउंट्स बनाए तो आई थिंक आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा, एंड आप इन स्टेप को भी समझ पा रहे हैं बहुत क्लियरली कि अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं करते तो हमें उसका अलग से अकाउंट शो करना चाहिए अगर पेमेंट के अमाउंट में कुछ डिफरेंस निकल के आ जाए, ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन द रियलाइजेशन अकाउंट बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 15,000 का मुझे यहाँ पे फायदा हो गया, ऑल राइट। तो एक्सपेंस वाला स्टेप भी खत्म हो गया, और एक्सपेंस का स्टेप खत्म होने के बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम्स हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। आइए ट्रांसफर करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे पहले मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट, सो एंट्री बनेगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज 12 लाख,
12 लाख। इसके बाद इनको मिलेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। मुझे 3 तरह के यहाँ पे रिजर्व्स दिख रहे हैं। एक तो है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 42,000 का, सो बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बेसिकली ना ये एक तरह का कैपिटल रिजर्व होता है 42,000। उसके बाद में है कंटिंजेंसी रिजर्व बाय कंटिंजेंसी रिजर्व, दैट इज 2,70,000। उसके बाद में है जनरल रिजर्व, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,52,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,52,000। इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करा जाएगा द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑल्सो। इसको भी निकाल लेते हैं ज़रा। देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी, रियलाइजेशन में प्रॉफिट है या लॉस है। इन द रियलाइजेशन अकाउंट इज देयर अ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे जो टोटल क्रेडिट साइड में आ रहा है दैट इज 22,55,000, 22,55,000। ये आपका टोटल है क्रेडिट साइड का। चेक कर लेते हैं अब डेबिट में कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको मालूम चलेगा कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। प्रॉफिट निकल के आ रहा है, रियलाइजेशन का बच्चों प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यहाँ पे टोटल इज 22,55,000 एंड रियलाइजेशन का प्रॉफिट, so to profit transferred to equity shareholders, to profit transferred to equity shareholders 3,16,000, 3,16,000 का प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने ट्रांसफर कर दिया है। ऑल राइट, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स में एंट्री बन जाएगा बाय रियलाइजेशन और अब इस अकाउंट के अंदर एक मैजिक होना चाहिए। वो मैजिक क्या, कि इक्विटी शेयर होल्डर को जब फाइनल पेमेंट करेंगे तो आपको मालूम है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट दो फॉर्म में किया गया है। एक तो इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर, जो हमने यहाँ पे लिखा था वाई के अकाउंट में। तो ये जो भी प्रेफरेंस शेयर्स आए थे और इक्विटी शेयर्स आए थे वो फाइनली आपको देना पड़ेगा। सो टू प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड दैट इज 5,10,000 एंड उसके अलावा हमें पे करना है इक्विटी शेयर्स। सो टू इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड एंड आफ्टर दिस पेमेंट मैजिक ये होना चाहिए कि ये जो अकाउंट है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, इट शुड टैली ऑटोमेटिकली। जितना अमाउंट डेबिट में आएगा दैट इज 20,80,000, उतना ही अमाउंट क्रेडिट में भी आना चाहिए। ज़रा आप देखें, अगर ऐसा हो जाएगा इसका मतलब आपने सॉल्यूशन में एज सच कोई एरर कमिट नहीं करा है। So total on the credit side is also 20,80,000. अकाउंटिंग आया समझ में फॉर द वेंडर कंपनी। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पॉइंट आया जहां पे लायबिलिटीज का टेक ओवर नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पे उन लायबिलिटीज का पेमेंट भी करवाया है अकाउंट बनाकर, ताकि आपको स्पेशली समझ में आए कि किस तरह से इस पॉइंट को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगर आप इस अकाउंट के बगैर भी कर सकते हो तो आप उसके बिना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा। एक तो कैश एंड बैंक में इसका इम्पैक्ट आया, मैंने वो शो करा, देखो आप, और दूसरा इम्पैक्ट आया रियलाइजेशन में, इसको भी हमने शो कर दिया।
बट आई थिंक मेरे लिए यहाँ पे समझाने में कन्वीनियंट क्या था, मैं आपको अकाउंट बनाकर दिखाऊं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा, बट आप इस चीज़ का श्योर रहेंगे हमेशा एग्जाम में कि आपका सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। बिकॉज बहुत बार जब जब हम इसको इमेजिन करते हैं अकाउंट बनाए बिना, तो हम मालूम तो लगा लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बट हम उसको बहुत बार रियलाइजेशन के अकाउंट में रॉन्ग साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे बाय बिल पेबल की जगह पर लिख दें टू बिल्स पेबल, और जल्दबाजी के अंदर ऐसे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब अकाउंट बनाते हैं तो आई थिंक ये वाली जो एरर्स है ना वो कम हो जाती हैं, इस तरह के एरर्स। ऑल राइट, ये अकाउंटिंग अब क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। सो वाई लिमिटेड इज योर परचेजिंग कंपनी, द वन हु हैज बॉट द बिजनेस। अब देखिए वाई के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करना होगा। यहाँ पे तो आपको प्रिपेयर करना था जर्नल, ठीक है। वाई के लिए यहाँ पे मांगा गया था जर्नल, और जर्नल में आपको यहाँ पे बिजनेस खरीदने की एंट्रीज बनानी है। अमेलगमेशन का नेचर मेंशन नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा परचेज, और वैसे भी अगर आप यहाँ देखें तो मर्जर नेचर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे हमने सारे के सारे एसेट को टेक ओवर नहीं करा, सभी तरह की लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर नहीं करा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मर्जर का नेचर तो पॉसिबल है ही नहीं। और एक बात मैंने आपको समझा रखी है कि मर्जर का नेचर तभी माने जब क्वेश्चन में क्लियरली स्टेटेड हो। अगर स्टेट नहीं करा हुआ है तो आपको हमेशा परचेज का नेचर ही मान के चलना है। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री इज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, business purchase account debit to the liquidator of X limited। नरेशन में आ जाएगा कंसिडरेशन ड्यू, दैट इज वर्थ ₹20,80,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री, हम एसेट को टेक ओवर करते हैं, 3 ही एसेट टेक ओवर करे हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, नथिंग एल्स हैज बीन टेकन ओवर। और इस एंट्री में आप देख सकते हैं ना तो कोई गुडविल आएगा ना ही कोई कैपिटल रिजर्व आएगा, बिकॉज जिस वैल्यू पे आपने टेक ओवर करा है वही आपका पीसी है 12,80,000, 7,70,000 एंड बी आर का वैल्यू है 30,000। 2 में आ जाएगा बिजनेस परचेज, दैट इज योर पीसी अमाउंट, और पीसी अमाउंट भी यहाँ पे कितना है 20,80,000। You can observe that there is no goodwill or capital reserve as a balancing figure. Assets taken over, मैं यहाँ पे लाइबिलिटीज का मेंशन तो कर ही नहीं सकता हूँ बिकॉज हमने ओनली एंड ओनली एसेट्स का टेक ओवर करा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पेमेंट करना है। सो पेमेंट करने का एंट्री क्या बनेगा, लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट, पेमेंट करना है 20,80,000 का, और ये पेमेंट 2 फॉर्मेट के अंदर हुआ, एक तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स में, सो टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अब ध्यान रखें आप कि जो वाई लिमिटेड है दैट इज द इशूअर कंपनी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 5,10,000। और जो बैलेंस पेमेंट है वो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में हुआ है, सो इट विल बी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
दैट इज हाउ मच, 15,70,000। अब मुझे इसके अलावा तो यहाँ पे कोई और एंट्री नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एंट्री नंबर 4 आपको मालूम है एक लाइबिलिटीज के पेमेंट का होता है। लाइबिलिटीज हमने यहाँ पे लिया नहीं, तो पेमेंट की बात आती ही नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट एंट्री इंटर कंपनी ओइंग्स का होता है, वो भी यहाँ पे नहीं है। अनरियलाइज प्रॉफिट दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। एक्सपेंस पेमेंट वो भी नहीं है। यानी कि यही 3 एंट्रीज बनेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और एंट्री यहाँ पे नहीं है, तो हम कोई और एंट्री क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू जस्ट मेक दीज 3 एंट्रीज। कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड, ऑल राइट। कंसिडरेशन का पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया है in 2 formats. One is the preference share, other is the equity share. पूरा क्वेश्चन आपको मैंने स्टेप वाइज सॉल्व कराया, चाहे से वो अकाउंटिंग वेंडर कंपनी की हो या फिर वो अकाउंटिंग परचेजिंग कंपनी की हो। बस बच्चों मैं बार बार यही चाहता हूँ आपसे कि आप बिल्कुल स्टेप्स को स्पेसिफिकली होकर सॉल्व करें। इज इट डन? होमवर्क दिया जाए अब। बिल्कुल मैं आपको ऐसा ही एक डुप्लीकेट क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 35। मैं इसको यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करने वाला हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। जैसा अभी हमने यहाँ पे 36 सॉल्व करा है, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन 35 है जो आपको होमवर्क में ट्राई करके लेकर आना है, ऑल राइट। और यहाँ पे आपसे अकाउंटिंग नहीं पूछा गया परचेजिंग कंपनी के लिए, परचेजिंग कंपनी का अकाउंटिंग नहीं पूछा, ओनली वेंडर कंपनी के यहाँ पे अकाउंट्स मांगे गए हैं, और आपको पीसी निकालना है और पीसी के डिस्चार्ज को एक्सप्लेन करना है कि कितने इक्विटी शेयर इशू करें और कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करें, ऑल राइट। सो क्वेश्चन नंबर 35 इज योर होमवर्क। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।